Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing so well in your life. Welcome back again to my YouTube channel that is Never Stop Learning. I hope जो मेरी पहले की जो वीडियोस होंगी मीन्स वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होंगी स्पेशली फॉर द पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो सिमिलरली इसी तरह मैं अब आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ही है। एंड वो बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, एंशियंट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। एंड द नेम ऑफ माय टॉपिक इज कि पंजाब अंडर गुप्ता एम्पायर्स। तो आज हम बेसिकली लर्न करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं जैसे गोल्डन इरा है। जो गुप्ता पीरियड है उसे हम गोल्डन एज या गोल्डन एरा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको अब इस वीडियो में पता चलेगा जैसे आप पूरी वीडियो सुनते रहेंगे। और इसमें हम बेसिकली लर्न जो है वो करेंगे कि उस समय गुप्तास के टाइम में सोशल कंडीशन कैसे की थी पंजाब की। ठीक है, उनका गुप्तास का आर्किटेक्ट जो था वो किस तरह का था, उनके टेम्पल बिल्डिंग्स कैसे की थी, कौन सी उन्होंने यानी कि मीन्स स्कल्पचर्स वगैरह बनवाए थे, उनके क्वाइंस किस तरह के थे, मीन्स इन्हें गोल्डन एज कहते थे। देन दे मस्ट बी द रीजन, कुछ तो रीजन होगा तो इन्हें गोल्डन एज क्यों कहते थे। जैसे आपको पता है कि पंजाब को हम सोने की चिड़िया जो थी, ठीक है, गोल्डन स्पैरो जैसे हम कहते थे, देन कुछ तो रीजन था इसलिए हम कहते थे। सिमिलरली गुप्ताज एज को हम गोल्डन एज कहते हैं, देन देयर मस्ट बी सम रीजंस। वो रीजन ये था क्योंकि इस डायनेस्टी ने काफी ज्यादा अमाउंट में जो गोल्ड कॉइन्स थे, वो काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स उन्होंने यूज किए थे। सो वो सिर्फ इसी डायनेस्टी ने यूज किए थे एंशियंट इंडिया में, एंशियंट एज में, सॉरी। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम उसके करेंगे उनकी मेटलरी कैसे की थी। ठीक है, उनकी एजुकेशन के बारे में करेंगे, मींस गुप्ता के टाइम एजुकेशन सिस्टम कैसे का था, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड देन इसके अलावा उनके लिटरेचर अब हम करेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, मींस ऑल दीज थिंग्स जो है हम विल लर्न इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही हो, नॉट ओनली द पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एंशियंट हिस्ट्री जो है, एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो आई होप ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन। सो गुप्तास के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गुप्ता डायनेस्टी जो थी, जो गुप्ता एम्पायर था, वो किस सेंचुरी में आया था। ठीक है, उसके कौन से मेन स्टार्टिंग के रूलर्स थे, देन फर्दर पावरफुल रूलर कौन सा आया था। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो जो गुप्ता डायनेस्टी जो थी, बेसिकली इसका जो ओरिजिन था दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी में इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला था। ठीक है, इसमें सबसे जो पावरफुल जो रूलर था दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था, ठीक है, जो कि फोर्थ रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का। देन ये जो गुप्ता डायनेस्टी है बेसिकली बिलोंग करती है वैश्य कास्ट से, मीन जो ट्रेड करते हैं, इसीलिए इनके मीन्स कॉइनेज जो सिस्टम थी वो काफी ज्यादा रिच थी, कॉइनेज सिस्टम। एंड द फर्स्ट रूलर वाज द श्रीगुप्त, ठीक है, जो कि फाउंडर था गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, एंड मतलब इसके रिकॉर्ड्स के बारे में तो इतना ज़्यादा मीन्स नॉलेज नहीं है किसी को, मीन्स किसी को इसके एक्सटेंट के बारे में नहीं पता, इसके किंगडम के बारे में। बट हाँ, इस डोमिनेंस शुड हैव बीन सफिशिएंटली लार्ज, ये बताई जाती है कि इसकी डोमिनेंस जो थी वो मीन्स लार्ज ही होगी, बिकॉज टू मेक हिमसेल्फ स्टाइल एज अ महाराजा और किंग, अपने आप को उसने एक महाराजा और किंग की तरह स्टाइल किया होता। दैट मीन्स उसकी जो डोमिनेंस थी वो सफिशिएंट लार्ज ही होगी। ठीक है, देन श्रीगुप्त के बाद जो है वो आता है घटोचक, घटोकचा। ठीक है, सिमिलरली लाइक श्रीगुप्त ही ऑल्सो स्टाइल हिमसेल्फ एज अ राजा।
ठीक है। और इसका जो स्टेटस जो था, ही वॉज क्वाइट हम्बल अमंग द किंग्स ऑफ हिज टाइम। ये काफी ज्यादा हम्बल था। देन उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त वन। ठीक है, जिससे मीन्स हु प्रोबेबली असेंडेड द थ्रोन नियर अबाउट 320 एटी। ठीक है, इससे जो है वो रियल फाउंडर माना जाता है किसका, गुप्ता एम्पायर का। He also adopted the title महाराजा देराज। ये टाइटल जो था इसने अडॉप्ट किया था। एंड ही गॉट मैरिड विद द प्रिंसेस कुमार देवी, जो लिच्छवी की क्वीन थी। ठीक है, देन इसके बाद जो है मेन आते हैं, मेन जो किंग आता है दैट इज समुद्रगुप्त, जिससे ये माना जाता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसने नॉर्थ के 9 किंग्स को हराया था और साउथ के 12 किंगडम्स को अपने अंडर किया था। मींस नॉर्थ तो इसके पास ही था, बट जो डेक्कन का जो एरिया था उसकी ट्रिब्यूटीज मींस उसका कंट्रोल तो इसके अंडर ही था, बट इसने डेक्कन को अपने पार्ट में मींस मर्ज नहीं किया था, उसे अपने अंडर नहीं किया था, बट कंट्रोल उसका पूरा उस डेक्कन पर था। देन मींस इससे हमें ये पता चलता है मींस इसका जो एम्पायर था समुद्रगुप्त के टाइम वो काफी ज्यादा वास्ट था। काफी सारे मींस किंग्स को इसने अपने अंडर रखा हुआ था। मींस इसकी सबॉर्डिनेशन को माना हुआ था, लाइक जैसे जो है किदारा डायनेस्टी जो है देवपुत्र, उसने इसकी मींस इसकी सबॉर्डिनेशन को माना हुआ था। देन शाही एंड शानू शाही जो है मीन जो रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान है उन्होंने भी इसकी सबॉर्डिनेशन को माना हुआ था। देन इसी वक्त क्या हुआ था, ह्यूम्स जो थे वो भी ज्यादा अटैक कर रहे थे इनके ऊपर। समुद्रगुप्त के टाइम तो काफी ज्यादा ठीक चल रहा था। देन जब रामगुप्त का टाइम आया एंड उसके बाद सिकंदरगुप्त का टाइम आया, काफी सारे मीन्स ह्यूम्स जो थे, लाइक आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, जो ह्यूम्स है वो बारबेरियन ट्राइब है जो हमेशा कट्टरवाद थे। ठीक है, सिकंदरगुप्त ने तो इनका काफी ज्यादा मुकाबला किया था। जो ह्यूम्स थे उन्होंने काफी ज्यादा मीन्स पंजाब पर अटैक वगैरह किए थे। सिकंदरगुप्त ने काफी इनका मीन्स अटैक को दबाने की कोशिश भी की थी एंड ही वाज आल्सो सक्सेसफुल, बट जिससे क्या हुआ था, कॉन्स्टेंटली लड़ाई के कारण क्या हुआ था, इनका जो एम्पायर जो था वो वीक पड़ गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था कि इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। देन सिकंदरगुप्त के बाद जितने भी सारे जो किंग्स आए थे, लाइक पुरुगुप्ता आ गया, बुद्धगुप्ता आ गया, मींस ऑल दीज किंग्स जो थे, कुमारगुप्त सेकंड जो आ गया। ठीक है, देन इनके कारण क्या हुआ था कि जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। मींस समुद्रगुप्त, रामगुप्त और सिकंदरगुप्त के बाद जितने भी जो गुप्ता रूलर्स आए हैं वो इतने ज्यादा एबल नहीं थे जो ह्यूम्स के अटैक को मींस दबा सके, जिसके कारण क्या हुआ था, जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। और फिफ्थ देन जो मोरोवर जो ह्यूम्स थे, व्हेन दे रेडेड द पंजाब इन द लार्ज नंबर इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी, जो लास्ट जो रूलर था दैट इज विष्णु गुप्ता, उसके बाद क्या होता कोई भी एबल रूलर नहीं बना था, जिसके कारण क्या था गुप्ता एम्पायर एकदम टोटली से डिक्लाइन हो चुका था। सो दिस इज बेसिकली द मेन introduction about the Gupta rulers. Now, अब हम करेंगे सोशल लाइफ ऑफ पंजाब अंडर गुप्तास, जिसमें हम बेसिकली मेन क्या करेंगे कि उनकी फैमिली सिस्टम उनका कैसे का था, उनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैसे के थे पंजाब के लोगों के, मीन्स गुप्ता के टाइम कैसे के थे। देन उनका यानी कि जर्नल करेक्टर कैसे का था लोगों का। देन उनकी डाइट, फूड हैबिट्स और मैरिज सिस्टम, उस समय स्लेवरी किस तरह की थी, लाइक ऑल दीज थिंग्स अब हम करेंगे इन सोशल लाइफ ऑफ पंजाब। तो जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फैमिली का, फैमिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। सो गुप्ता पीरियड में क्या था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो था दैट वाज क्वाइट प्रिवलेंट। ये जो है एक मेन करेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, मेन फीचर माना जाता है हिंदू सोसाइटी का, हिंदू प्राइवेट सोसाइटी का। जिसमें क्या हुआ था कि उस समय ज्यादा मींस फैमिली की मींस डिवीजन नहीं होती थी, मींस उसकी पार्टीशन नहीं होती थी फैमिली की। सभी जो थे लोग वो इकट्ठे रहते थे, काफी बड़ी फैमिली होती थी क्योंकि इसमें 2-3 जनरेशन जो थी
वो एक टाइम पर रहती थी एक ही अंडर रूफ, एक ही छत के नीचे रहती थी। जिसमें क्या था, जैसे सन्स हो गए, उनके ग्रैंड सन्स हो गए, ग्रैंड के ग्रैंड सन्स हो गए, मीन्स इकट्ठे सारे रहते थे, जिससे क्या था, फैमिली जो थी वो काफी ज्यादा बड़ी होती थी। देन इसके अलावा अगर हम बात करें मित्राक्षा सिस्टम की, उस समय क्वाइट प्रिवेलेंट था। मित्राक्षा सिस्टम में क्या होता था कि बेटों का प्रॉपर्टी पर ऊपर पूरा हक होता था, बाय इनहेरेंट, मीन्स बाय बर्थ उनका प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा राइट होता था। क्या होता था कि वैसे तो मीन्स डिवीजन वगैरह या पार्टीशन वगैरह नहीं होती थी, मीन्स फैमिली डिवाइड नहीं होती थी, बट इन रेयर केसेस अगर वो जो फैमिली सिस्टम जो है, जो ज्वाइंट फैमिली है, अगर उसकी डिवीजन हो जाए, अगर वो न्यूक्लियर फैमिली बन जाए, देन जो प्रॉपर्टी जो होती थी, जो बेटों में इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जाती थी। बट हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो बेटियां थी उनको कोई भी प्रॉपर्टी राइट उस समय नहीं दिया जाता था। देन गुप्तास के टाइम क्या था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, फादर का मेन रोल होता था, वही फैमिली का हेड होता था, और सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उसके ऑर्डर को फॉलो करते थे। सो ये था बेसिकली मेन जॉइंट फैमिली सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देन सेकंड पॉइंट आता है करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद द कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, गुप्तास के टाइम बेसिकली चार मेन वर्णस होते थे, मीन्स चार मेन कास्टेस होती थी, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ये बेसिकली चार मेन कास्ट होती थी। इसमें क्या था कि जैसे गुप्तास के टाइम क्या हुआ था, कुछ चेंजेस आई थी इन वर्णस में। वो क्या था कि कोई भी अपनी हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग अपने स्टेटस को, अपने रैंक को हाई कर सकता था। जैसे गुप्ता के इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि कई बार क्या था कि कुछ ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण जो थे, दे वर ऑल्सो ट्रेडर्स, दे वर ऑल्सो आर्किटेक्ट, और वो कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते थे, कोर्ट के मिनिस्टर्स भी होते थे। सो ये एक स्पेसिफिक नहीं था कि ब्राह्मण्स ने सिर्फ यानी कि रिचुअल्स वगैरह ही करने हैं। नो डाउट कुछ ब्राह्मण्स होते थे, बट कई ब्राह्मण्स का क्या होता था कि वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग वो अपने रैंक को हाई कर लेते थे। इसी तरह सिमिलरली इंदौर कॉपर प्लेट, जिससे इंदौर कॉपर प्लेट के रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि कुछ जो चीफ ऑफिसर्स जो थे गिल्ड सिस्टम के वो क्षत्रिय थे। अगर हम गिल्ड सिस्टम की बात करें, वो वैश्य में आते हैं, मीन्स वो ट्रेडर्स का काम करते हैं, नो। बट इंदौर कॉपर प्लेट के रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि कुछ जो ऑफिसर्स जो थे गिल्ड सिस्टम के, वो क्षत्रिय थे, विच मीन्स कि ये कोई पर्टिकुलर नहीं था कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण का ही काम करना है, नो। कुछ ब्राह्मण्स ऐसे होते थे जो अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, पर ज्यादातर क्या होता था कि जो मेन कास्टेस होते थे वो अपने कास्ट के अलावा कोई और जो मीन्स कुछ और काम करती थी। देन कई सारे इंस्क्रिप्शंस है जिसमें यानी कि मेन बताया गया कि ब्राह्मण्स का क्या काम होता है, कि वो रिचुअल वगैरह करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। सिमिलरली क्षत्रिय का क्या काम होता कि वो सुरक्षा करते थे। वैश्य का मेन काम क्या होता था कि वो चैरिटी वगैरह करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। एंड शूद्रास का क्या मेन रोल होता था उस समय, कि वो ट्रेडर्स भी होते थे समटाइम्स, कुछ शूद्रास आर्टिस्ट होते थे, एग्रीकल्चरस्ट होते थे। सो अपनी पोस्ट को वो हाई कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि उस समय, मीन्स अगर हम कास्ट की बात करें, दैट मीन्स उस समय इंटर मैरिजेस कास्टेज भी प्रिवलेंट थी। कास्ट सिस्टम भी था, मीन्स कास्ट के अकॉर्डिंग भी मैरिज करते थे, बट इंटर कास्ट मैरिज भी होती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रगुप्त सेकंड जो है, उस बेसिकली वो वैश्य कास्ट को बिलोंग करते थे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो उसने अपनी बेटी, अपनी प्रिंसेस की जो मैरिज थी वो वकाटा रूलर जो था, वकाटा रूलर रुद्रसेन से मैरिज की थी, जो बेसिकली एक ब्राह्मण था। सो ये बेसिकली शो करता है कि जो उस समय इंटरकास्ट मैरिजेस भी प्रिवलेंट थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एक और आती है मीन्स कास्ट, जिसे हम अनटचेबल्स कहते हैं, मीन्स चंडाल्स कहते हैं। और जैसे आउटकास्ट ट्राइब्स जो होते हैं, वो उनकी जो पोजीशन थी गुप्तास के टाइम, वो काफी ज्यादा खराब और विजिट थी। उन्हें वेरियस टाइप्स ऑफ नाम से बुलाया जाता था, जैसे चंडाल्स हो गए, इवल पर्सन्स हो गए। उन्हें मार्केट के अंदर, सिटी के अंदर एंटर होना बिल्कुल भी, मीन्स उनकी एंट्री बैन थी।
अगर इन केस कोई सिटी के अंदर या कोई मार्केट के अंदर कोई भी अनटचेबल जो था, चंडाल्स वगैरह जो भी थे, अगर एंटर हो जाते थे, देन उन्हें काफी ज्यादा मीन्स वुड से मारा जाता था, और उन्हें हमेशा मार्केट से हमेशा उनका एक टाउन सेपरेट बनाया जाता था। और जो अनटचेबल्स थे उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या होता था, जैसे हंटिंग हो गई, फिशिंग हो गई, बूचर का काम हो गया, एग्जीक्यूशनर्स हो गए, मीन्स काफी सारे वो प्रोफेशन, ऐसे छोटे मोटे जो प्रोफेशन थे वो करते थे। देन इसके अलावा जो थर्ड मेन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम में क्या था कि अ, आश्रम सिस्टम होता क्या है, इसमें ये है कि इंसान की एज जो है उससे दैट इज टेकन टू बी एज 100 years, उसे 100 साल 100 साल जो है उसे एज मीन्स लिए जाते हैं। देन इसके अलावा आश्रम सिस्टम बेसिकली मीन्स जिसमें मैन की एवरेज एज को बेसिकली वाज टेकन एज 100 years, और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेन आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड संन्यास आश्रम। सो ब्रह्मचार्य आश्रम बेसिकली किस तरह वो मेन स्टार्ट होता है, ये जो स्टेज है दैट इज दिस एज रेंज फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर टू 25 years तक। इसमें मेन क्या काम होता है इंसान का कि वो एजुकेशन लेता है, मीन्स वो मेन एजुकेशन लेता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड दी गृहस्थ आश्रम, मीन्स नाम से स्पेसिफिक होता है, मीन्स गृहस्थ मीन्स जो हाउस होल्ड का काम जो होता है बेसिकली। ये जो है टाइम पीरियड इसका स्टार्ट होता है 26 से लेकर 50 तक, जिसमें क्या होता है कि ए पर्सन जो होता है ही गॉट मैरिड, ठीक है, एंड ही लेड द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर एंड वुड ब्रिंग अप हिज चाइल्ड। ये उसका मेन काम होता है कि मैरिज करता है, ठीक है, घर के काम वगैरह देखता है और अपने बच्चों की ब्रिंग अप करता है। देन थर्ड आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, वान बेसिकली मीन्स हम कहते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड वो नेक्स्ट फॉर द 25 years होगा, दैट मीन्स 51 से लेकर 75 years तक। इसमें क्या होता है वानप्रस्थ आश्रम में कि इस स्टेज में a person would go to the jungle and he devote his time in acquiring philosophical and spiritual knowledge के लिए वो जंगल में जाता है। ये हो गया वानप्रस्थ आश्रम। देन लास्ट आता है संन्यास आश्रम। जैसे आपको पता है जो सन्यासी कौन होते हैं कि जो सब कुछ रिनाउंस कर देते हैं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, किसके लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। सो संन्यास आश्रम जो है इसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, 76 से लेकर 100 years तक, ठीक है। देन इट इज कंसिडर कि ये एक लास्ट स्टेज होती है मैंस की लाइफ की, जिसमें क्या होता है कि he would lead a life of renunciation and he distributing his knowledge among the people try to attain salvation। अपनी लाइफ जो है वो मीन्स वो त्याग देता है, रिनाउंस कर देता है, किसके लिए, मीन्स वो भक्ति वगैरह करता है ताकि उससे सेल्वेशन की प्राप्ति हो सके, और यही संदेश वो लोगों तक पहुंचाता है। सो ये थे बेसिकली 4 मेन आश्रम सिस्टम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। देन नेक्स्ट जो है वो आता है स्लेवरी। स्लेवरी जो थी वो गुप्ता के टाइम भी प्रेजेंट थी, मीन्स काफी लंबे समय से मीन्स को चलती आ रही थी, बट हाँ वो इतनी ज्यादा रिजिड और हार्ड नहीं थी जैसे कि ग्रीस और रोमन में थी। वहां पर जो स्लेव्स के साथ बहुत बहुत ही ज्यादा मीन्स जैसे आप कह सकते हैं बुरा बर्ताव किया जाता था। अगर हम इंडिया की बात करें, स्लेवरी इस समय प्रेजेंट थी, बट उनके साथ जो स्लेव्स के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता था वो इतना ज्यादा हार्श नहीं, ठीक है। देन काफी टाइप के स्लेव्स होते थे, जैसे प्रिजन के कोई स्लेव्स हो गए, फीमेल स्लेव्स हो गए, या अगर किसी ने कोई कर्जा वगैरह लिया था, अगर उसने कर्जा वापस नहीं किया तो वो स्लेव डिबेटर्स वगैरह ये सारे स्लेव्स हो गए थे। समटाइम्स क्या होता कि कई बार क्या होता था कि जब अकाल वगैरह पड़ जाता था, अगर कभी अकाल वगैरह पड़ जाए तो जो लोग थे वो अपना मीन्स पैसे वगैरह नहीं दे पाते, देन वो अपने आप को अमीर लोगों के सामने बेच देते थे, ताकि वो अमीर लोग उन्हें खरीद ले और उन्हें कुछ खाने को दे दें। एंड इसके अलावा जो स्लेवरी थी उस समय, गुप्तास के टाइम जो स्लेवरी थी वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती थी। लिबर्टी जो थी, अपनी जो आजादी जो थी, दे कुड बी रीगेन, वो दोबारा से अपनी आजादी पा सकते थे। कैसे, या उन्हें कोई भी
मीन्स ऐसा कुछ काम करके जिससे जो उसका मास्टर है वो खुश हो जाए, उसे मीन्स मुक्ति दे दे स्लेवरी से। या अगर कई बार क्या होता था, अगर कोई स्लेव अपने मास्टर की लाइफ बचा दे, उसकी जिंदगी बचा देता था, देन फिर भी उससे खुश होकर वो उसे सेट फ्री कर देता था। सो स्लेवरी जो थी गुप्तास के टाइम इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती थी, अपनी वो स्लेवरी से मुक्त भी हो जाता था विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। देन नेक्स्ट जो है, अब हम करेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन। अगर हम वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स दे सीम टू हैव एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड। काफी अच्छी थी उनकी पोजीशन, नो डाउट, बट जैसे जो लो कास्ट के होते थे उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी वुमेन्स की, ठीक है। देन बट ज्यादातर उनकी पोजीशन जो थी, अगर हम देखें एस्पेक्ट वगैरह, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ही था, ठीक है। देन जो हाई फैमिलीज की जो पोजीशंस, सॉरी, जो हाई फैमिलीज की जो लेडीज होती थी, वो एजुकेशन मींस ग्रहण करती थी, उन्हें लिटरेरी और कल्चरल एजुकेशन उन्हें रिसीव करवाई जाती थी। देन मोरोवर जो क्वींस वगैरह होती थी, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता था, मींस वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी अपना मींस पूरा दबदबा रखती थी। देन इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक मींस रोल में पार्ट लेती थी। पर एक मेन ड्रॉबैक ये था कि उस समय मैरिज जो थी, उसकी जो एज लिमिट थी वो काफी ज्यादा लो थी। प्री अभी प्यूबर्टी भी नहीं होती थी, प्री प्यूबर्टी होती थी मैरिजेस, दैट वाज क्वाइट कॉमन, मींस एज जो थी वो काफी ज्यादा लो थी। देन कई बार क्या होता था कि गर्ल्स हैड अ लिटिल चॉइस इन द सेटलमेंट ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। देन सोम्बर्स वगैरह रखे जाते थे, जैसे जो हाई फैमिलीज को बिलोंग करते थे। देन इसके अलावा सेकंड मैरिज जो होगी, जैसे पॉलीगैमी होगी, पॉलीगैमी मैरिज जो होगी मींस एक से ज्यादा यानी कि मैरिज करना, पॉलीगैमी मैन जो था उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं, वो भी दैट वाज आल्सो क्वाइट प्रेवलेंट। देन इसके अलावा एक मेन ड्रॉबैक था कस्टम ऑफ सती, ये उस समय काफी ज्यादा प्रेवलेंट था, सती सिस्टम। सो अगर हम वुमेन की पोजीशन की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मेन इम्पैक्ट उस समय प्रेजेंट। देन नेक्स्ट आता है उनका ड्रेसिंग स्टाइल। अगर हम ड्रेसिंग की बात करें, ड्रेसिंग जो थी उनकी काफी ज्यादा इफेक्टेड थी फॉरेन, जो फॉरेनर की तरह उनकी ड्रेसिंग होती थी, जैसे कोट्स हो गए, ओवर कोट्स हो गए। इसी तरह के सेम जो कोट्स वगैरह थे वो कुशांस भी पहनते थे, अगर आपको रिमाइंड हो। तो उनका स्टैचू भी एक बना हुआ है, जैसे जो हेडलेस स्टैचू है कनिष्क का। कोट्स वगैरह हो गए, ओवर कोट्स हो गए, और ट्राउजर्स वगैरह जो थे वो बेसिकली मेन जो वो पहनते थे, लाइक कोट्स, ओवर कोट्स एंड ट्राउजर्स, ठीक है। ये जो थे वो इंडियन किंग्स पहना करते थे। देन वो हमें कैसे पता चलता है, विच कैन बी सीन फ्रॉम द एफिगीज, एफिगीज ऑफ द गुफ्ता। एफिगीज बेसिकली होते हैं पुतलों से मेन पता चलता है कि वो इस तरह के मीन्स कपड़े वगैरह पहनते थे। देन इसके अलावा वो हेड टर्बन भी पहनते थे, हेड ड्रेस भी पहनते थे, मीन्स जब कोई स्पीशियस वगैरह, ऑस्पिशियस ओकेजन हो, स्पीशियस में जब कोई बहुत ज्यादा खास ओकेजन हो, तब वो ऐसी चीजें पहनते थे। देन जो कॉमन पीपल थे वो धोती वगैरह पहनते थे, ठीक है। शूज उस समय काफी ज्यादा कॉमन नहीं थे, द यूज ऑफ शूज वॉज नॉट सो कॉमन, कई बार तो लोग ऐसे ही नंगे पैर चले जाते थे, ठीक है। वुमेन की ड्रेस जो थी वो मोस्टली कॉटन की होती थी, ठीक है। सिल्क के क्लोथ्स उनके होते थे जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के होते थे, जो हाई क्लास हाई जेंटियल सोसाइटी की होती थी, उनकी सिल्क के क्लोथ्स होते थे। देन इसके अलावा अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें, तो अपने सिर पर भी काफी सारे वो ऑर्नामेंट्स वगैरह जैसे पहनते थे। देन नेकलेस वगैरह हो गए जो गोल्ड और पर्ल्स के होते थे, वो पहनते थे। देन मेन टू वर नॉट मच बिहाइंड इन द यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, जो आदमी थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे रिंग्स हो गई, रिंग्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, आर्मलेट्स हो गए, ठीक है। एंड मैनी अदर ऑर्नामेंट जो थे वो मेंस भी पहनते थे। देन नोज रिंग जो थी वो स्टिल अननोन, उस समय नोज रिंग नहीं होते थे गुप्तास के टाइम, ठीक है। ये तो था उनका बेसिकली मेन ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स के रिलेटेड। देन नेक्स्ट जो आता है मेन पॉइंट रिलेटेड विद द सोशल लाइफ, दैट इज अम्यूजमेंट। उनका सोर्स ऑफ जैसे एंटरटेनमेंट क्या था, जिसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि कंटेम्प्रेरी जो रिसोर्सेज है, जो रिकॉर्ड्स है, वो हमें ये बताते हैं उनका मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या था लोगों का,
अपना लेजर टाइम वो पास करते थे किस तरीके से, वाइट डाइस, चेस, ये उनकी इंडोर गेम्स होती थी, खेलकर अपना टाइम मीन्स वो पास करते थे। देन अगर हम आउटडोर गेम्स की बात करें, उसमें जैसे हंटिंग हो गई, रैम फाइटिंग हो गई मीन्स एनिमल्स वगैरह की फाइटिंग करवाकर, कोक फाइटिंग हो गई, ये उनकी बेसिकली मेन आउटडोर गेम्स होती थी। देन इसके अलावा वुमेन्स जो थी या बच्चे जो थे, एक बॉल गेम होती थी, कंदू, कंदू का खरीदा, एक बॉल गेम थी जो वुमेन्स और चिल्ड्रन खेलते थे। देन इसके अलावा वो ड्रामास वगैरह जो हो गए वो होते थे। देन मेले वगैरह बहुत लगते थे, that were also mean provide a variety of entertainment, and it also added a color in their life. और फहीम का ये कहना था कि उस समय गुप्तास के टाइम एवरी ईयर साल में एक सेलिब्रेशन होती थी जो कि 2 दिन चलती थी। उसमें क्या था, वो ये रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल्स जो थे वो होते थे। सो ये थे उनके बेसिकली मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड विद द संस्कार। इसमें क्या था कि पर्सनल सेरेमनीज होती थी। ये सेरेमनीज जो थी बेसिकली गुप्तास के टाइम में की जाती थी, जिसे हम संस्कार कहते थे। इनमें बेसिकली क्या होता था कि ये जो संस्कार थे कब शुरू हो जाते थे, जब बिफोर द बर्थ ही ये स्टार्ट हो जाते थे। बेबी के बर्थ से पहले ही ये संस्कार शुरू हो जाते थे, एंड इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑब्जर्व इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ मैन। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट संस्कार हो जैसे गर्भधना हो गया, जैसे मींस लेडी प्रेग्नेंट है उस टाइम पे जो संस्कार होते थे। देन नामकरण हो गया, मुंडन सेरेमनी हो गई जिसे हम कहते हैं। देन विवाह की सेरेमनी हो गई, उसके रिलेटेड अलग संस्कार थे। देन अंतिम जब किसकी डेथ हो जाती है उसके लिए अलग संस्कार थे। देन श्राद्ध वगैरह जो होते किए जाते थे उसके लिए अलग मीन संस्कार होते थे। सो वेरियस टाइप्स ऑफ संस्कार जो थे वो उस समय गुप्तास के टाइम भी प्रिवेलेंट थे, जो बिफोर बिफोर द बर्थ ऑफ मैन वो कंटिन्यू हो जाते थे, एंड इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड विद द मैरिज। मैरिज जो है वो बेसिकली इट वाज कंसिडर एज अ सेक्रेड बॉन्ड होता था बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट जो थी वो ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करते थे। थ्रू धर्म के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे। देन मैरिज जो थी वो पेरेंट्स की मीन्स रजामंदी में की जाती थी एंड अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द ब्राह्मण। ठीक है, देन इसके अलावा मैरिज जो है मीन्स बताया गया है कि 8 टाइप ऑफ मैरिजेस होती थी, जैसे ब्रह्म ब्याह हो गया, देव ब्याह हो गया, अर्श, प्रजापत, गंधर्व, असुरा, राक्षसा, पिशाचा। मीन्स 8 टाइप ऑफ मैरिजेस की जाती थी, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि मीन्स कुछ मैरिजेस होती थी जो ब्राह्मण्स के रिलेटेड होती थी, मीन्स ब्राह्मण्स की सहमति से की जाती थी। कुछ मैरिजेस होती थी जो पेरेंट्स की रजामंदी में की जाती थी। कुछ मैरिजेस होती थी जो फोर्सफुली की जाती थी। देन देयर आर सम मैरिजेस जिसमें क्या था, लड़की को उठा लिया जाता था, उस हिसाब से मैरिज की जाती थी। देन कुछ मैरिजेस क्या थी, जिसमें मीन्स लड़की को बेहोश करके लाइक पिशाचा टाइप मीन्स मैरिजेस जो थी वो की जाती थी। सो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो थी वो की जाती थी, जिसमें कौन सी आती हैं, ब्रह्म मैरिज, देव, अर्षा, प्रजापत, गंधर्व, असुरा, राक्षसा एंड पिशाचा। मोस्टली जो थी वो प्रजापत मैरिज जो थी वो क्वाइट प्रिवेलेंट थी, जिसमें क्या था कि जो फादर था खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ जो था अपने दामाद के हाथ में देता था। देन उस समय डॉरी वॉज क्वाइट प्रिवेलेंट जो थी। हाँ, विडो री मैरिज उस समय बिल्कुल नहीं थी। विडो री मैरिज वॉज नेवर सेलिब्रेटेड। मोनोगैमी मैरिज होती थी, ठीक है, जिसमें सिंगल मैरिज होती थी। हाँ, कई बार क्या होता था कि पॉलीगैमी मैरिज या पॉलीएंड्री मैरिज जो थी वॉज क्वाइट अननोन होती थी, इतनी ज्यादा नहीं होती थी, जिसमें क्या था कि एक आदमी जो है वो एक से ज्यादा मैरिजेस कर सकता था। तो ये जो आती है बेसिकली मेन मैरिज सिस्टम में। द नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सुपरस्टिशंस एंड द बिलीव्स। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो सुपरस्टिशंस है विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लोगों की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो थे वो प्ले करते थे ड्यूरिंग द गुप्ता एज। एंड
मीन्स काफी तरह के सुपरस्टिशंस होते थे, लाइक अंधविश्वास लाइक होते थे। वो गुप्ता के टाइम पे भी थे। जैसे माना ये जाता था जैसे थ्रोविंग ऑफ राइट आई ऑफ अ मैन एंड द लेफ्ट ऑफ अ वुमन स्पेल्ड गुड। थ्रोपिंग मीन जैसे फड़कती है, जैसे हम जैसे अब अभी भी हम कहते हैं नाउ डेज भी कि अगर हमारी आंख फड़कती है, अगर आदमी की राइट आई फड़के और वुमेन की लेफ्ट, वो अच्छा शगुन माना जाता है। लाइक दीज टाइप्स ऑफ बिलीव्स वर आल्सो क्वाइट प्रेवलेंट ड्यूरिंग द गुप्ता एज। देन इसके अलावा जो थे एम्बुलेंस जो थे, तावीज वगैरह जो थे वो पहने जाते थे। ठीक है, दे आल्सो यूज्ड either for the defense और for the achievement of victory। जो आदमी और औरत या चिल्ड्रन हर कोई पहनता था अपनी लिस्ट में अपने प्रोटेक्शन के लिए। मोरोवर पीपल हैड अ ग्रेट फेथ। लोगों का एक ज्यादा फेथ होता था पाल्मिस्ट्री में एंड एस्ट्रोनॉमी में। पाल्मिस्ट्री बेसिकली क्या होगी, मीन्स ये नेम से रेफर करती है, मीन्स पाम की रीडिंग। पाल्मिस्ट्री मीन्स palm reading। palm reading मीन्स लोगों के काफी सारे बिलीव्स होते थे उस समय भी। सो palmistry भी उसमें से एक मेन पॉइंट आता है, दैट इज palm reading। जो हाथ की मीन्स जो हाथ को देखकर उनकी एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखते थे और उस पर ही वो विश्वास कर लेते थे, विच केम अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरस्टिशंस एंड द बिलीफ। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद दी उनकी फूड हैबिट्स। तो इसमें क्या था कि ड्यूरिंग द गुप्ता एज हिंदू सोसाइटी जो थी वो कुछ वेजिटेरियन थी, कुछ नॉन वेजिटेरियन थी। ठीक है, अगर हम फाहीन की बात करें, फाहीन के रिकॉर्ड से ज्यादा हमें ये पता चलता है कि मध्य देश जो था वहां पर कोई भी मीट शॉप्स नहीं थी। फाहीन ने ये रेफर किया है कि जो गुप्तास के टाइम जो लोग थे वो मोस्टली ज्यादातर वेजिटेरियन ही थे, क्योंकि उस समय उसने वहां पर कोई भी मीट शॉप्स जो थी मध्य देश में की कैपिटल में बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेफर कर रहा था बुद्धिस्ट कम्युनिटी को। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि द ग्रोथ ऑफ वेजिटेरियनिज्म वाज ऑफ कोर्स लिंक्ड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। इसलिए वो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा था। मे बी कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इसलिए वो कह रहा था कि उस समय मीन्स वो मोस्टली वेजिटेरियंस होते थे। देन इसके अलावा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो थी वो ली जाती थी ओनली अपर क्लास, जो जेंटिल सोसाइटी को बिलोंग करते थे, जिसमें वुमेन्स भी इंक्लूड होती थी। सो ये थे बेसिकली मेन सोशल लाइफ उनकी पंजाब के लोगों की ड्यूरिंग दी गुप्ता एज। नाउ अब हम करेंगे आर्किटेक्ट अंडर दी गुप्तास। सो अगर हम गुप्तास के आर्किटेक्ट की बात करें, दैट इज टोटली रिमार्केबल। कंटेम्प्रेरी जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें ये बताते हैं कि काफी मींस लार्ज नंबर ऑफ जो बिल्डिंग्स है एंड एडिफिसेस मींस बिल्डिंग्स वगैरह जो होगी, उनके बनाने का स्टाइल एंड उनकी जो एग्जीक्यूशन है दैट इज टोटली रिमार्केबल। बट अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द एडिफिसेस जो हैं मींस जो बिल्डिंग्स जो हैं वो गुप्ता एज की जो बिल्डिंग्स है दैट वो पेरिश हो चुकी हैं। मींस ज्यादातर जो बिल्डिंग्स है वो पेरिश हो चुकी हैं, बिकॉज सेंचुरी बाय सेंचुरी क्या होता था कि नंबर ऑफ अटैक्स वगैरह होते रहते थे, जिसके कारण क्या होता कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी। बट स्टिल जो फ्यू मतलब कुछ बिल्डिंग्स या कुछ यानी कि टेम्पल जो सरवाइव किए हैं, उनके स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि गुप्ता का जो आर्किटेक्ट था दैट इज टोटली रिमार्केबल। सो कुछ जो मीन्स उनका जो आर्किटेक्ट जो है वो सरवाइव किया है, हम उसी के बारे में अब मेन लर्न करेंगे। तो आर्किटेक्ट में बेसिकली हम तीन मेन चीजें मीन्स कवर अप करेंगे, दैट इज दी उसमें जो है वो सबसे पहले आएगा टेम्पल बिल्डिंग, देन बुद्धिस्ट बिल्डिंग के बारे में करेंगे, देन द लास्ट वन इज केव आर्किटेक्ट। सो सबसे पहले अब हम करेंगे टेम्पल बिल्डिंग। अगर हम टेम्पल बिल्डिंग्स की बात करें जो गुप्ता एज के हैं, वो मोस्टली मीन्स वो प्रमोट करते हैं हिंदुइज्म। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो उनके हैं, टेम्पल्स वर मोस्टली डेडिकेटेड टू विष्णु, शिवा और पार्वती। ठीक है, बिसाइड दिस उन्होंने कुछ मोनेस्ट्रीज भी जो है वो बुद्धिज्म को दी हुई है।
देन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है वो अब हम करेंगे, दैट इज बितौरगढ़ टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है विष्णु को, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद हिंदू माइथोलॉजी। बितौरगढ़ टेम्पल जो है दैट इज लोकेटेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये अर्लियर सर्वाइविंग टेम्पल है जो कि ब्रिक से बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन 5th सेंचुरी, लाइक आप ऐसे पिक्चर में देख सकते हो, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो टेम्पल है वो ब्रिक से बना हुआ है एंड इट इज बिल्ट इन 5th सेंचुरी। मोरोवर आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि जो ये बितौरगंज जो टेम्पल है दैट इज इन पिरामिड रूफ, मीन्स पिरामिड शेप में है ये टेम्पल। तो सेकंड जो टेम्पल अब हम करेंगे दैट इज दशावर्थर टेम्पल। दशावर्थर टेम्पल जो है दैट इज इन देवगढ़ उत्तर प्रदेश। और ये जो टेम्पल है दैट इज रिलेटेड विद आल्सो विष्णु, ये विष्णु को डेडिकेटेड है। एंड ये जो दशावर्थर टेम्पल है दैट इज बिल्ट इन 6th सेंचुरी, ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड इट इज रिलेटेड विद द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, इसीलिए इस टेम्पल को हम दशावर्थर टेम्पल कहते हैं, बिकॉज ऑफ द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु। डिफरेंट डिफरेंट जो अवतार थे विष्णु के वो दिखाए गए इस टेम्पल में। बट इसकी मीन्स ज्यादा इसका ज्यादा पूरा कंप्लीट टेम्पल जो है वो अभी सर्वाइव नहीं किया हुआ, कुछ यानी कि इसका हिस्सा जो है वो अब सर्वाइव है। एंड बिकॉज ये 40 फीट था इन हाइट में। और एक ये जो टेम्पल है दशावर्थर जो टेम्पल है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ। सो ये जो थे मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जो सर्वाइव किए गुप्ता एज के टाइम। देन इसके अलावा कुछ और भी मेन टेम्पल्स हैं, लाइक अगर हम बात करें, लाइक विष्णु टेम्पल एक आता है टिगवा में जो कि मध्य प्रदेश में है। देन इसके अलावा अगर हम शिवा टेम्पल की बात करें, वो भी मध्य प्रदेश में एक टेम्पल एक आता है अ, खोद, शिवा टेम्पल जो आता है एक खोद में। देन वहां पर जो है एक मुखी लिंग जो है वो मीन्स रखा हुआ है, एक मुखी लिंग जो है। देन इसके अलावा जो है पार्वती का टेम्पल जो है, ब्यूटीफुल टेम्पल है पार्वती टेम्पल एट नाचना कथुरा, अजयगढ़ स्टेट में, दैट इज इन मध्य प्रदेश। सो ये जो है बेसिकली मेन टेम्पल बिल्डिंग्स है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बितौरगढ़ और दशावर्थर टेम्पल्स है। सो इन स्पाइट ऑफ दीज टू टेम्पल्स, शिवा टेम्पल्स भी हैं एंड पार्वती टेम्पल्स भी हैं। नाउ अब हम बेसिकली मीन करेंगे बुद्धिस्ट की बिल्डिंग्स के बारे में जो गुप्ता एज में पाई जाती हैं। काफी सारी बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स हो गए, स्तूप हो गए, चेपल्स हो गए, चेपल्स मीन वेयर प्रेयर इज कंडक्टेड। काफी सारी मोनेस्ट्रीज जो है वो उसकी मीन्स एक्सकवेशन हुई थी। एंड वो बेसिकली मेन पाई गई है मेन पुष्कलावती में, जो कि मॉडर्न पाकिस्तान में एरिया में पाकिस्तान के एरियाज में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट बिल्डिंग है गुप्ता एज की वो हम करेंगे, दैट इज द मीक स्तूप। द मीक स्तूप जो है दैट इज मोस्ट नोटिसेबल स्ट्रक्चर जो है वो पाया गया है इन सारनाथ नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इट इज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये जो बिल्डिंग है आप जैसे इसकी पिक में देख सकते हैं, ये पार्शली जो है वो स्टोन से बना है और कुछ जो है वो ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। एंड मोर ओवर इट इज 120 फीट हाई, 120 फीट जो है वो इसकी हाइट है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दमीक स्तूप है जो कि बुद्धिज्म को काफी उस समय प्रमोट करते थे, इसलिए ये जो दमीक स्तूप था ये बनवाया गया था। देन सेकंड जो है बुद्धिस्ट बिल्डिंग की अगर हम बात करें वो आती है मोहरा मुरादो। ये जो है बेसिकली पाकिस्तान में है, स्टिल अभी भी प्रेजेंट है। इसके कुछ विशेष जो है इसके मीन्स कुछ पार्ट्स जो है इसके अभी सरवाइव किए हुए हैं। मोहरा मुरादो जो है is the place of an ancient Buddhist tomb and monastery near the ruins of Takshila in the Punjab province of Pakistan, ठीक है। ये जो monastery है that is located in a valley and has a beautiful views of surrounding mountains.
मोर ये स्टिल अभी प्रेजेंट है, इसके कुछ विशेष जो है वो प्रेजेंट है पाकिस्तान में। एंड उस समय का जो वेल था वो स्टिल अब यूज भी अभी भी यूज में है। ये वाला जो इसका वेल जो उस समय था वो अभी भी यूज में है वेल इसका। एंड यहाँ पर जैसे स्टेयर्स वगैरह इन्होंने बनाई थी सेकंड फ्लोर पर चढ़ने के लिए। एंड इसके अलावा काफी इसके इसी जगह पर इसके असेंबली हॉल हो गया, किचन हो गया, स्टोर रूम हो गया, बाथरूम हो गया, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो मॉन्क्स जो थे वो यूज करते थे इस मोनेस्ट्री में वो अभी प्रेजेंट है। मीन्स उसके विशेष पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे केव आर्किटेक्ट की। इन द केव आर्किटेक्ट जो है गुप्ता पीरियड का, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केव्स आती है दैट इज अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता केव पर जो है दैट इज फेमस फॉर द पेंटिंग्स। बट कुछ बिहार पर ये आर्किटेक्ट पर भी इंटरेस्टिंग है। पर ज्यादातर ये फेमस है अजंता के केव्स जो है पेंटिंग्स के लिए, जो कि महाराष्ट्र में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अब हम जो केव्स की बात करेंगे दैट इज दी वहारा केव्स। वहारा केव्स जो है दैट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, कुछ इस तरह की ये दिखाई देंगी। ठीक है, ये जो वहारा केव्स है, वहारा केव्स के अगर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसकी एंट्रेंस पर दो पिलर्स बनाए गए हैं। दो पिलर्स बनाए गए हैं, लाइक एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो पिलर्स बनाए गए हैं। एंड इन पिलर्स को ये सपोर्ट के लिए ये जो आप ये चीजें देख रहे हैं ये जो है ये लुआइंस है। अगर आप इससे गूगल करेंगे तो अगर आप देख पाएंगे इसे जूम करके कि ये जो है दो पिलर्स बनाए हैं, इसकी सपोर्ट में ये दो लुआइंस बनाए हुए हैं। ठीक है, देन ये साइड्स पे ये वाली जगह ये जो चीज है यहाँ पर गार्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए मींस द्वारपाल बनाए गए हैं। मींस जो इस केव्स की प्रोटेक्शन करते हैं, मीन्स ऐसा दिखाया गया। ये चीज है जो है ये द्वारपाल्स है। देन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रेंस पर ही ये वाला जो एरिया है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है इसकी एंट्रेंस पर एक छोटा सा लाइक स्मॉल डगअप एरिया है। छोटा सा स्मॉल डगअप एरिया है, मींस ये बेसिकली ये शो करता है यहाँ पर, मींस अपने उन्होंने अपने हैंड्स वगैरह डिप करके या फीट वगैरह डिप करके यहाँ पर अंदर एंटर करना होता था। मींस जो भी कोई जाएगा, अगर आप इसे गूगल पर सर्च करोगे तो आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी कि ये किस तरह के मींस आर्किटेक्ट था। सो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये दो पिलर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लोइंस के सपोर्ट से ये बनाए गए हुए हैं। ये दो द्वारपाल्स हैं, ये वाला और ये वाला। और इसकी एंट्रेंस के फर्स्ट पर एंट्रेंस पर ही इनकी डगअप एरिया है, जिससे इनकी वो कहते हैं शायद वर्कशिपर्स जो हैं वो यहाँ पर अपने हाथ और पैर धोकर फिर अंदर एंटर करते। देन इसके अलावा ये जो वहारा केव्स है, इसके अंदर काफी सारे माइथोलॉजिकल सीन्स जो हैं वो डिपिक्ट किए हैं, जो कि डिपिक्ट किए हुए हैं, विष्णु के रिलेटेड किए गए हैं। और गजा लक्ष्मी के रिलेटेड मीन्स गॉडेस ऑफ लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के रिलेटेड काफी सारे सीन्स डिपिक्ट किए, जिसे गॉडेस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ठीक है, देन इसके अलावा जो है दुर्गा के भी काफी सारे जो है सीन्स जो है वो डिपिक्ट किए हैं। सो इसी तरह के जो मीन्स चीजें हैं वो इस वहारा केव्स में पाई जाती हैं। सेकंड जो केव की अब हम बात करेंगे वो आते हैं चैत्य केव्स। चैत्य केव्स बेसिकली क्या होता है, एक प्रेयर हॉल होता है, मींस असेंबली हॉल होता है जहाँ पर जो मॉन्क्स है वो प्रेयर करते हैं। जैसे आप इस फोटो में मीन्स थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लाइक इसमें काफी सारे जैसे आप देख सकते हैं ये पिलर्स होते हैं, ये वाले पिलर्स हैं। ठीक है, जैसे आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक प्रेयर हॉल टाइप सा मीन्स एरिया लग रहा है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक प्रेयर हॉल ही होता है जिसमें जो मॉन्क्स है वो प्रेयर वगैरह
करते हैं। ये भी जो है ना कि मोस्टली पाए जाते हैं करली में, करली दैट इज इन महाराष्ट्र। सो ये मोस्टली जो होते हैं चैत्य केव जो थे वो बुद्धिज्म के रिलेटेड थे, मीन जिसमें जो मॉन्क्स थे मीन्स अपनी प्रेयर वगैरह किया करते थे। केव आर्किटेक्ट में तो बेसिकली ये दो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज वहारा केव जो कि तमिलनाडु में है, चैत्य केव जो कि करली महाराष्ट्र में है। देन इसके अलावा जो है, देन और भी एक मेन इंपॉर्टेंट जो केव है वो आती है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश में है, गुप्ता पीरियड के टाइम, मोंगलू राजपुरम, मोंगलू राजपुरम एंड उंदेवली, उंदेवली, ये दो दोनों जो केव्स है दैट इज इन आंध्र प्रदेश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मेन केव आर्किटेक्ट अंडर द गुप्ता एज। नेक्स्ट जो हमारा मेन अब पार्ट आता है दैट इज अबाउट द स्क्रप्चर्स। सो स्क्रप्चर्स ड्यूरिंग द गुप्ता एज, जैसे कि हमने पहले बात की थी आर्किटेक्ट की, जो गुप्ता एज का आर्किटेक्ट था वो काफी ज्यादा मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सिमिलरली अगर हम स्क्रप्चर्स की बात करें, वो भी इनका जो स्क्रप्चर्स है दैट इज टोटली रिमार्केबल, बिकॉज द स्क्रप्चर अटेन अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन, इसमें परफेक्शन बहुत ज्यादा होती थी, एंड द एक्सीलेंस इन गुप्ता एज। स्क्रप्चर्स बेसिकली होते क्या है, मीन्स मूर्ति, मूर्ति जो बनाई जाती थी, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ जो मूर्तियां थी वो बनाई जाती थी। ठीक है, इसी टाइम पर गुप्ता जो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इतनी अच्छी मूर्तियां तैयार की थी, इतनी अच्छी क्वालिटी की मूर्तियां तैयार की थी कि आज तक एंशियंट इंडिया में वो ऐसी मूर्तियां कभी कोई मिल ही नहीं पाई, मीन्स उसकी कोई जैसे डिस्कवरी नहीं हुई थी, मीन्स एक्सकवेशन के दौरान हमें वो वाली चीज मिल ही नहीं पाई जो गुप्ता एज में मिली है। सो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे आप कह सकते हैं कि बुद्धा की हो गई, बोधिसत्वस हो गए, उसमें और कौन कौन स्क्रप्चर्स आते हैं, हिंदू गॉड्स हो गए या गॉडेसेस हो गई, उनके मीन्स काफी सारे जो स्क्रप्चर्स थे मीन्स वो बनाए गए थे, जिससे क्या पता चलता है कि विच इनेबल अस टू आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द गुप्ता स्टाइल, कि उनका जो स्टाइल था गुप्ता एज का जो आर्टिस्ट है उनका वो इंडियन स्टाइल, उसमें कोई वेस्टर्न टच जो था वो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और कोई उन्होंने स्टाइल बिल्कुल भी अपनाया नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो है पहले हम कौन कौन से स्कल्पचर्स जो हैं उस टाइम बने थे, किसके बने थे, सबसे पहले आते हैं कि बुद्धा एंड द बोधिसत्व इमेजेस। सो लॉर्ड बुद्धा के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो यू मस्ट नो दैट बोधिसत्वस कौन होते हैं। बोधिसत्वस मीन्स ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है कि वन हुज गोल इज अवेकनिंग, मतलब कि सेल्वेशन की प्राप्ति करनी है, जिसका मेन एम क्या होता है कि इनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है। सो बोधि सत्वस कौन होते हैं, बोधिसत्वस आर इनलाइटेंड बीइंग्स who have put off entering paradise in order to help others attain enlightenment, मीन्स जिन्होंने बुद्धा की पोजीशन को हासिल करना है, दैट इज कॉल्ड द बोधिसत्व। ठीक है, देन जो नेक्स्ट हम जो स्ट्रक्चर जो गुप्ता एज में बनाए गए थे वो कौन से थे, हिंदू स्कल्पचर्स बनाए थे, जिसमें क्या था कि वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर्स मींस मूर्तियां बनाई गई थी। तो इन्हीं दो के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे बात बुद्धा के बारे में, बुद्धा की इमेजेस कौन कौन सी बनाई थी या बोधिसत्व की कौन सी आ रही है। देन द सेकंड वन इज कॉल्ड द हिंदू स्कल्पचर्स, के कौन कौन से गॉड की मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे बुद्धा के स्कल्पचर्स के बारे में, बुद्धा एंड द बोधिसत्व इमेजेस जो थी। ठीक है, ये मोस्टली स्टोन और ब्रोंजोन इमेजेस की बनाई जाती थी, एंड ज्यादातर इसकी जो एक्सकवेशन जो थी, जो डिस्कवरी की गई थी वो मथुरा और सारनाथ में की गई थी। सबसे पहले अब हम करेंगे मथुरा में जो स्टैंडिंग बुद्धा जो मिला था, उसकी एक्सकवेशन के दौरान मीन गुप्ता आर्टिस्ट ने कौन कौन से मेन उसमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने डाले थे। तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको। ठीक है, जो स्टैंडिंग इमेज जो थी मथुरा में जो पाई गई थी गुप्ता एज की। ठीक है, देन इसमें क्या था कि अच्छे इनके ब्यूटीफुल हेयर्स दिखाए गए थे। ठीक है, सेकंड जो है इनके ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं कि ये ऑर्नामेंट्स बनाए हुए इन्हें। ठीक है, देन थर्ड जो है इनमें मेन था कि ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जो थी, लाइक दिस, ये जो चीजें आती ये वाली,
मीन्स उसमें ड्रेपरी मीन्स क्लोथ, क्लोथ जो थे वो दिखाए गए थे जो ट्रांसपेरेंट होते थे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्लोथ दिखाए गए हैं। एंड वेरियस मुद्रा में भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो बुद्धा की इमेज थी, जो इंडियन टच का बना हुआ था, दे रिवील मोर स्पिरिचुअल कामनेस। इनके फेस पर जो थी वो कामनेस ज्यादा दिखाई गई थी एज कंपेयर टू गंधार आर्ट में, ठीक है। ये तो होगी, हमने बात की है स्टैंडिंग इमेज जो थी बुद्धा की। देन सेकंड जिसकी अब हम बात करेंगे वो पाई जाती है सारनाथ में। सारनाथ इमेज वो है सिटिंग पोजीशन में, लाइक पद्मासन के पोजीशन में है। उनके फेस पर भी काफी ज्यादा कामनेस थी। मीन्स ये जो इमेज है दिखाई गई है, ये बेसिकली डेडिकेटेड की जाती है कि मीन्स वो प्रीचिंग दे रहे हैं अपना, जो उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था इन ऑर्डर टू स्प्रेड द बुद्धिज्म। एंड दिस इमेज इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इमेज इन द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन इसके अलावा मुखवार स्टोन ऑफ इमेज जो थी बुद्धा की, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू गुप्ता एज, ठीक है। उसमें क्या था कि कुछ कुशान टच मीन्स कुछ कुशान आर्टिस्टिक टच जो था वो पाया जाता था, जिसमें मीन्स गंधार आर्ट आ जाता है, ठीक है। तो बुद्धा इमेजेस में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज मथुरा जी की स्टैंडिंग इमेज एंड सारनाथ की पद्मासन की जो पोजीशन पर बैठे हैं उनकी जो थी वो इमेज, ठीक है। अब जो है हम करेंगे हिंदू स्कल्पचर्स। गुप्ता आर्टिस्ट जो थे दे क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड्स, ठीक है। मोरोवर जो गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो बेसिकली किसकी सर्विस करता था, बुद्धिज्म की बिल्कुल नहीं करता था, रेदर देन वो हिंदुइज्म की करता था। मीन्स वो बुद्धिस्ट की उन्होंने इमेजेस बनाई थी बट ज्यादा उनका फोकस किसकी तरफ था, हिंदुइज्म की तरफ। एंड मोरोवर इन्होंने जो गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट था इसमें मीन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया था, फ्रेश आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया था, न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि टोटली बेस्ड थी इंडियन, ना कि ग्रीक के स्टाइल के साथ जैसा कुछ भी नहीं था। एंड अगर हम गुप्ता एज में हिंदू स्कल्पचर्स की बात करें तो सबसे फाइन इमेज जो आती है दैट इज द फिगर ऑफ सूर्य, जो कि ग्वालियर में पाई जाती है, जिसमें क्या था कि जो सन गॉड है, जो सूर्य है, मीन्स उनके फेस पर एक बहुत अच्छी सी ब्रॉड सी स्माइल है और उनका जो राइट हैंड है वो रेज हुआ है इन ब्लेसिंग अपने वर्कशिपर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अब हम करेंगे कि देवगढ़ टेम्पल में जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है दैट इज गजेंद्र मोक्ष की जो मूर्ति जो थी उसके ऊपर, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष की जो मूर्ति है इसके पीछे में कुछ एक स्टोरी मानी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था ये मोस्टली पुरानिक मैथोलॉजिकल के ऊपर बेस्ड होती थी। तो इसमें क्या था कि लिबरेशन मिली थी गजेंद्र को। ये जो है गजेंद्र मीन्स गजेंद्र एक एलिफेंट को कहा गया है, ये जो एलिफेंट आप दिखाई दे सकता है आपको इस इमेज में। इसमें क्या था कि विद द हेल्प ऑफ विष्णु गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बेसिकली इसमें बात क्या हुआ था कि आपको मैं कुछ ब्रीफ में बता देती हूँ कि विष्णु केम डाउन टू अर्थ टू प्रोटेक्ट गजेंद्र द एलिफेंट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अ crocodile. Vishnu helped Gajendra achieve moksha or liberation from the cycle of birth and death. अब क्या हुआ था कि जो गजेंद्र था वो ऑलवेज मीन्स विष्णु को एक लोटस जो था वो मीन्स लेक से लेकर मीन्स विष्णु को एक लोटस जैसे कहते हैं चिड़ावा, लाइक मीन्स वो देते थे। देन जिसमें क्या था एक बार जब वो लेक में अपना जैसे लोटस लेने के गया तब वो क्रोकोडाइल के पंजे में फंस गया था, काफी ज्यादा मीन्स वो पेन में था। देन अंत में क्या हुआ था कि विष्णु ने गजेंद्र की मीन्स जान जो थी वो बचाई थी और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी एंड ही इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो है बेसिकली एक मेन स्टोरी मानी जाती है। सो ये थी मेन गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी। तो ये एक स्पेसिमेन माना जाता है हिंदू स्कल्पचर्स का ड्यूरिंग द गुप्ता एज जो बनाया गया था, देवगढ़ में पाया जाता है इन झांसी डिस्ट्रिक्ट। एंड दूसरा जो मेन आता है दैट इज द विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन अनंता। ये कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी आपको।
जिसमें क्या है कि जो विष्णु है वो अनंता के ऊपर, अनंता मीन्स सरपेंट, मीन्स स्नेक्स के ऊपर, ये जो आप देख सकते हैं साइड्स पे ये वाले, ये सारे स्नेक्स हैं, मीन्स इसके ऊपर, मीन्स वो लेटे हुए, मीन्स इसके ऊपर आराम कर रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन मीन्स इमेजेस जो हैं वो पाई जाती हैं हिंदू स्कल्पचर्स में ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। मोरोवर इसके अलावा देवगढ़ में, देवगढ़ टेम्पल जो है उसी में मीन्स कुछ मूर्तियां ऐसे भी बनाई गई हैं जिसमें राम कृष्ण के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड जो है उनकी लाइफ के वो दिखाए गए हैं। ठीक है। कृष्णा के बाल रूप के जो सीन्स जो थे वो मीन्स डिपिक्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, मीन्स स्कल्पचर्स के रूप में उनके सॉरी चाइल्डहुड के जो सीन्स है वो डिपिक्ट किए गए हैं। सो ये जो था बेसिकली मेन था हिंदू स्कल्पचर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दी पेंटिंग्स कि गुप्ता एज में पेंटिंग्स किस तरह की मीन्स मोस्टली प्रेजेंट थी। अगर हम गुप्ता एज की पेंटिंग्स की बात करें, दैट इज टोटली रीच्ड इट्स हाइट ऑफ ग्लोरी, मीन्स स्प्लेंडेड पीस हमें मिलते हैं उसमें, स्प्लेंडेड मास्टरपीस मिलते हैं उनके पेंटिंग्स के। ठीक है। जिसमें ये था कि ये जो आर्ट था मोस्टली इसमें जो पेंटिंग्स होती थी मीन्स वो कहाँ पर की जाती थी, ज्यादा से ज्यादा रॉयल पैलेसेस वगैरह में की जाती थी। ठीक है। रॉयल पैलेसेस में होती थी या टेम्पल्स में पेंटिंग्स की जाती थी, या इसके अलावा बुद्धिस्ट जो हॉल से, बड़े बड़े जो हॉल होते थे मीन्स वहां पर की जाती थी पेंटिंग्स। ठीक है। बट अ फ्यू पेंटिंग्स जो है वो सरवाइव की पाई हैं बिकॉज एज यू नो, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया है कि सेंचुरी बाय सेंचुरी काफी सारी डिस्ट्रक्शंस हो जाती थी। डिस्ट्रक्शंस कैसे होती थी? क्योंकि इन्वेजन्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। अपने एम्पायर को सरवाइव करने के लिए आपस में मीन्स लड़ाइयाँ करते थे, जिससे क्या होता था कि आर्ट के ऊपर, आर्ट की काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती थी, आर्ट को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जाता था, जिसके कारण कुछ ही मीन्स चीजें जो थी वो सरवाइव कर पाती थी। बट स्टिल काफी कुछ चीजें जो सरवाइव की हैं उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुप्ता एज की पेंटिंग्स कैसे की होंगी। मोस्टली जो इनकी पेंटिंग्स होती थी वो वॉल पेंटिंग्स होती थी। ठीक है। जो ज्यादातर जो पेंटिंग्स होती थी वो वॉल के ऊपर की जाती थी। ठीक है। और जिसे हम मुरैल पेंटिंग्स भी कहते हैं। ठीक है। वॉल पेंटिंग्स दैट इज कॉल्ड द सेम एज मुरैल पेंटिंग्स। और जो वॉल पेंटिंग्स है बुद्धिस्ट केव्स जो हैं इन अजंता में, वहां पर इनके काफी सारे हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है। जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा बाघ केव्स जो ग्वालियर में है, इसमें भी हमें काफी सारा मीन्स उनके जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलती है। ठीक है। ये जो पेंटिंग्स है इसमें बेसिकली मीन्स ड्रॉ क्या किया जाता था, मेन इनका जैसे आप कह सकते हो सब्जेक्ट क्या होता था पेंट करने का, कि इनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग होता था। ठीक है। और कुछ डेलिकेट सीन्स जो थे घर के हो गए या पैलेस के हो गए वो डिपिक्ट किए जाते थे। वो जो थे मीन्स लगाए जाते थे पेंटिंग्स पर, सॉरी वॉल पर बनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ पैलेस के सीन्स हो गए या कुछ अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई उसके सीन्स हो गए, अगर कोई चैरियट रेस हुई उसके कुछ सीन्स मीन्स बनाए जाते थे वॉल पर। ठीक है। देन हंटिंग के कुछ सीन्स बनाए जाते थे। लाइक इस तरह के उनके जो मेन सब्जेक्ट जो थे वो होते थे पेंटिंग के, जो किस पर बनाए जाते थे, जैसे रॉयल पैलेसेस में बना दिए या टेम्पल्स में बना दिए या बुद्धिस्ट हॉल्स हो गए, जैसे बुद्धिस्ट केव्स होगी जो अजंता में पाई जाती है आंध्र प्रदेश। सो ये जो पेंटिंग जो उनकी थी, इनके जो मास्टरपीस होते थे वो बहुत ही ज्यादा कमाल के मीन्स अच्छे होते थे। सो दिस इज अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता एज। नेक्स्ट अब हम करेंगे एजुकेशन। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड एजुकेशन जो थी वो मीन्स उसका एजुकेशन का जो सिस्टम जो था वो काफी मीन्स अच्छा था, मीन्स रिमार्केबल था। प्राइवेट टीचर्स जो थे मेन उस समय अपॉइंट किए गए थे एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है। गुप्ता एज में कुछ इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि जो टीचर्स थे उन्हें बेसिकली मेन आचार्य या उपाध्याय का टाइटल मीन्स दिया जाता था।
जैसे जैसे मैम या मैडम कहते हैं, पहले ऐसे नहीं था। पहले जैसे आचार्य जी, उपाध्याय जी, लाइक इस तरह के जो वर्ड्स थे वो यूज किए जाते थे टीचर्स के लिए। देन टीचर्स को सैलरी जो थी बेसिकली जो पीपल्स के गार्डियंस होते थे वो देते थे। देन इसके अलावा और उनका मेन सोर्स क्या होता था कि उन्हें स्टेट से ग्रांट वगैरह मिल जाती थी, उन्हें डोनेशन वगैरह मिल जाती थी। देन वेरियस सेंटर्स होते थे एजुकेशन के, लाइक बनारस हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैन, सॉरी, उज्जैनी हो गया, नासिक, कांची, ठीक है, पाटलिपुत्र जो मेन है, ठीक है, ये मेन सेंटर्स होते थे एजुकेशन के। देन इसके अलावा मेन उनका लाइफ का एक मोटो क्या होता था टीचर्स की लाइफ का, कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जो थी उस समय एस्टेब्लिश थी। गुप्ता के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज दी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे एस्टेब्लिश किसने किया था, कुमारगुप्त वन ने, इन दी 5th सेंचुरी तक। ठीक है, 5th सेंचुरी में ये एस्टेब्लिश हुई थी, जो लगभग आई थिंक 12th सेंचुरी तक ये फ्लरिश की थी। ठीक है, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बेसिकली बिहार में राजगृह में है, और ये मोस्टली डेडिकेटेड थी बुद्धिस्ट स्टडीज जो थी इसमें करवाई जाती थी। बट लेटर ऑन इसमें जैसे फाइन आर्ट्स, मेडिसिन और मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लाइक ये सारी चीजें जो भी थी करवानी स्टार्ट कर दी थी। और जैसे हर्षवर्धन के टाइम भी पाल डायनेस्टी जो होगी उसके टाइम भी, मीन्स काफी सारे जितने भी आगे जो रूलर्स आते आते थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा पैट्रोनेज दी थी। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मीन्स टर्किश रूलर का आना शुरू हो गया, टर्किश रूलर जो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो जनरल था बख्तियार खिलजी, उसने इस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया था, और इसकी जो लाइब्रेरी थी उसे एकदम जला दिया था। इस तरह 12th सेंचुरी में ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी थी, किसने, बख्तियार खिलजी ने। और उसके कुछ रियून्स जो हैं इस तरह, मीन्स जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं, जस्ट ये एक अविशेष अब स्टिल अभी प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ उसने जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज थी, मीन्स स्टूडेंट्स जो थे सारे इंडिया से यहाँ पर पढ़ने आते थे, अब्रॉड से भी आते थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल थर्स्ट। ठीक है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अब तो सिर्फ आप जैसे अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही मीन्स अवशेष बचा है इसमें से। ठीक है, इसमें काफी सारी रूम्स होते थे, मोरोवर हॉस्टल्स की पूरी फैसिलिटी थी, बच्चे यहाँ पर रहते थे क्योंकि अब्रॉड से आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, जैसे आज की एलपीयू होगी। सिमिलरली आप मेंस एस्टिमेट लगा सकते हो कि पुराने टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी जो काफी ज्यादा फेमस थी, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। बट 5th सेंचुरी में बनी थी ये, 12th सेंचुरी तक ये फ्लरिश की थी, और बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया था, बिल्कुल इसकी लाइब्रेरी बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। ये था बेसिकली उनका एजुकेशन सिस्टम ऑफ गुप्ता एज। देन नेक्स्ट अब आएगा लिटरेचर। सो लिटरेचर जो गुप्ता पीरियड का है वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट लिटरेरी प्रोग्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो मेन काम है लिटरेचर का वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, बिकॉज काफी सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं, एंड ग्रेट पोइट्स हुए हैं, प्ले राइट्स हैं, जैसे कि कालिदास जो फेमस पोइट है, प्ले राइटर भी हैं। ठीक है, देन विशाख दत्त हो गया। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिशियन लाइक आर्यभट्ट हो गया, वह मीर हो गया। मीन्स इस एज में मीन्स लिटरेचर जो था वो काफी ज्यादा वास्ट था, क्योंकि काफी अच्छे जो थे पोइट वगैरह हुए हैं, प्ले राइट हुए हैं। ठीक है, अगर हम कालिदास के काम जो वर्क्स है उनकी बात करें,
कालिदास ने काफी अच्छे अच्छे जो वर्क्स है वो लिखे हैं, जैसे ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रा, कुमार संभव, मेघदूत, आ, रघुवंशा। ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट एंड मास्टरपीस जो इनका है दैट इज शकुंतला, जिसे अभिज्ञान शकुंतलम भी कहा जाता है। इट इज कंसिडर एज जो शकुंतला है, अभिज्ञान शकुंतला इज अमंग द 100 बेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। काफी अच्छी जो है इनकी माना गया है इसे, क्योंकि ये एक बेसिकली ड्रामा है जो कालिदास ने ही लिखा है। इसमें एक लव अफेयर बताया गया है शकुंतला का और दुष्यंत का। ठीक है। जो इसका प्लॉट है दैट इज बेस्ड अपॉन दी लव फेयर, मैरिज सेपरेशन कैसे होती है, रीयूनियन कैसे होती है इमोर्टल लव की, लाइक दुष्यंत और शकुंतला की। सो जो मेन थीम है इस ड्रामा का दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसफी की ट्रू लव इज इमोर्टल इट नेवर डाइज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा जो पंचतंत्र जो है वो गुप्ता एज की ही देन है, जिसे विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखे हैं। इसमें बेसिकली फेरी टेल्स हैं। ठीक है। फेबल्स वगैरह हैं। ये बेसिकली काफी सारे वैल्यूज जो है वो सिखाती है पंचतंत्र। ठीक है। देन इसके अलावा पुराण्स जो है दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस, जिसमें काफी सारे मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं, रिचुअल्स हैं, कोड्स हैं। ठीक है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, लाइक ऑल दीज थिंग्स। सो ये जो है काफी सारी देन है मीन्स लिटरेचर में गुप्ता एज के टाइम जिन्होंने हमें दी है। तो अब हम जो करेंगे दैट इज दी रिलीजन। ये काफी सिंपल है कि गुप्ता एज में जो था मीन्स ब्राह्मणिकल रिलीजन काफी ज्यादा मीन्स प्रिवलेंट था। हिंदुइज्म काफी ज्यादा प्रेजेंट था उस समय। काफी सारे ब्राह्मणिकल गॉड्स की पूजा की जाती थी। ठीक है। इसमें जो चाइनीज ट्रेवलर जो है उसने ये भी बताया कि हिंदुइज्म के साथ साथ में बुद्धिज्म जो था वो काफी ज्यादा प्रिवलेंट था गुप्ता एज में। सो बेसिकली दो मेन रिलीजन उस समय प्रेजेंट थे। तो वो कौन कौन से थे? एक तो हो गया ब्राह्मणिज्म था, एक हो गया बुद्धिज्म। ठीक है। ब्राह्मणिज्म में बेसिकली हिंदुइज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता था, जिसमें वेरियस गॉड्स की पूजा की जाती थी, लाइक विष्णु हो गया, शिवा हो गया। देन गॉडेसेस वगैरह भी होती थी, जैसे पार्वती हो गई। ठीक है। देन सूर्य हो गया, सन गॉड। ठीक है। इनके वेरियस वेरियस टेम्पल्स बनाए गए थे। मोरोवर इनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है। इस तरह वो जो अपने रिलीजन को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे। देन इसके अलावा जब जो चाइनीज जो ट्रैवलर था फाहीन, जब वो ट्रैवल कर रहा था उसने ये बताया था कि बुद्धिस्ट एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। जब उसने ट्रैवल किया तो उसने ये कहा था कि हिंदुइज्म के साथ था बुद्धिज्म को भी उन्होंने प्रमोट करने के लिए काफी कुछ किया था, जैसे उसके लिए काफी सारे हॉल वगैरह जो बुद्धिस्ट हॉल बनवाए थे। ठीक है। देन बुद्धिस्ट केव्स थी, जैसे अभी मैंने हमें पीछे अभी हमने बात की कि बुद्धिस्ट केव्स होती थी अजंता में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में जहाँ पर वो पेंटिंग्स किराई मीन्स बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है। इसके अलावा काफी सारी मूर्तियां बनाई गई थी जिससे वो रिलीजन को आगे प्रमोट करते थे। तो बेसिकली गुप्ता एज में दो मेन रिलीजन जो थे वो एक साथ चलते थे, लाइक हिंदुइज्म एंड द बुद्धिज्म। देन दोनों के रिलेशन जो थे दैट इज वेरी कोर्डियल। कोई हार्श मीन्स हार्शनेस उसमें एक दूसरे के लोगों में बिल्कुल भी नहीं थी। सो दो मेन रिलीजन थे दैट इज द ब्राह्मणिज्म एंड द बुद्धिज्म। नाउ विल डू द साइंटिफिक डेवलपमेंट अंडर द गुप्तास। तो अगर हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, उन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की थी। ठीक है। जो स्कॉलर्स हुए हैं इस टाइम के दैट मीन्स जो गुप्ता पीरियड के जो स्कॉलर्स हुए हैं दे ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ साइंसेज। सिर्फ इंडिया में ही उनका सिर्फ मेन हाई पोजीशन नहीं है, बट they also have a main and high position in the whole world.
सो रिसर्चेज मेन की गई थी अर्थमेटिक में, एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन के रिलेटेड, जिसका मीन्स इसी के कारण क्या हुआ था कि काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी ड्यूरिंग गुप्ता एज में रिगार्डिंग साइंटिफिक। ठीक है। देन वेरियस साइंसेस जो है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, मेडिसिन के रिलेटेड या मेटलरी हो गया, दे विटनेस कंसिडरेबल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द गुप्ता एज। एंड तो सबसे पहले जो है अब हम करेंगे मैथमेटिक्स में मींस कौन से मेन स्कॉलर्स हुए थे, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट की थी। देन नेक्स्ट सेकंड जो मेन फील्ड आती है दैट इज द एस्ट्रोनॉमी, मींस एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने कौन सी प्रोग्रेस की है, किस स्कॉलर ने की है। एंड थर्ड जो है मेन फील्ड दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एंड द फोर्थ वन इज मेडिकल साइंस। एंड द लास्ट जो है मेटलरी एंड क्वाइंस। सो अब ये जो है मीन्स हम बेसिकली करेंगे इनके बारे में, मीन्स थोड़ा ब्रीफ में कि इन्होंने कौन कौन सी किस फील्ड में पर्टिकुलरली कौन से मेन स्कॉलर्स रहे हैं, उनका क्या क्या काम रहा है, मीन्स जिसके कारण जो गुप्ता एज में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जो थी वो इतनी ज्यादा क्यों थी। सो फर्स्ट फील्ड जो अब हम करेंगे दैट इज द मैथमेटिक्स। उसमें जो है दो मेन स्कॉलर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आते हैं दैट इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है उसका जो बॉर्न था दैट इज इन 476 एडी में उनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में, और डेथ भी पाटलिपुत्र में ही हुई थी। आर्यभट्ट वाज दैट पर्सन जिन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस किया था इन द डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है। एंड आर्यभट्ट जो है ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन है जिन्होंने पाई की वैल्यू जो थी उसे कैलकुलेट किया था। लाइक यू कैन सी इन दी पिक्चर कि उन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। देन इसके अलावा उनके जो मेन वर्क था दैट इज आर्यभट्टम। उन्होंने एक मेन काम लिखा था, अपना एक मेन का वर्क था दैट इज आर्यभट्टम, जो बेसिकली डिवाइडेड है फोर मेन पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है इट एक्सप्लेन हाउ टू यूज अल्फाबेट्स टू लार्ज डेसिमल नंबर्स। ठीक है। सेकंड जो मेन पार्ट है वो डील करता है जियोमेट्री से, अलजेब्रा से और ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो डील करते हैं या उसे हम कहते हैं खगोल शास्त्र, मीन्स दैट इज डील अबाउट द एस्ट्रोनॉमी। सो ये जो मेन चार मेन पार्ट थे उनके वर्क के दैट इज आर्यभट्टम। तो सेकंड जो मेन स्कॉलर आता है दैट इज द भास्करवान। ठीक है। भास्करवान जो थे यानी कि उसका जो बॉर्न था वो बॉर्न जो थे वो बेसिकली 600 बीसी में हुए थे वल्लभी में, मीन्स जैसे हम गुजरात भी कह सकते हैं। फेमस मैथमेटिशियन थे ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी के। इन्हें जो मैथमेटिक्स की जो मीन्स मेन ज्ञान था, हिज फादर टॉट हिम मैथमेटिक्स व्हेन ही वाज यंग। तो वहां से अपने फादर से इन्हें अपने मेन ज्ञान मिला था मैथमेटिक्स का। और लाइक आर्यभट्ट इन्होंने भी काफी सारे काम जो थे मीन्स वर्क्स जो थे वो लिखे थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंड फेमस आता है महाभास्करन। ठीक है। इसके बेसिकली 8 मेन चैप्टर्स हैं। ठीक है। दैट डील्स विद दी 8 मेन चैप्टर मीन्स डिवाइड है, 8 चैप्टर्स है इसमें, दैट डील्स विद दी मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के साथ वो डील करते हैं। ठीक है। देन इसके अलावा लघु भास्करान जो जो है वर्क इनका दैट इज ऑल्सो वेरी वर्थ मेंशनिंग। सो ये दो मेन मैथमेटिशियंस हुए थे ड्यूरिंग दी गुप्ता एज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस थे। आर्यभट्ट जो था नॉट ओनली फेमस इन इंडिया, ये होल वर्ल्ड में फेमस थे बिकॉज इन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था एंड ही वाज दैट पर्सन जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया था। एंड भास्करा का जो वर्क है महाभास्करन दैट इज ऑल्सो वेरी वर्थ मेंशनिंग। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे दैट इज दी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, बेसिकली मेन पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। एस्ट्रोनॉमी जो है इट इज बेसिकली अ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज celestial objects and phenomena. It uses mathematics जिसमें यूज होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, in order to explain their origin and evolution. ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कौन से इसमें इंक्लूड होता है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉमेट्स,
लाइक ऑल दीज थिंग्स ये जो है एस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड होते हैं. सो इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, मीन्स द स्टडी ऑफ स्पेस, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. तो गुप्ता टाइम में बेसिकली दो मेन एस्ट्रोनॉमर थे. ठीक है. जिसमें फर्स्ट आता है आर्यभट्ट. ठीक है. जिन्होंने मेन किस पर काम किया था, सूर्य सिद्धांत पर. वर्ड से ही क्लैरिफिकेशन होती है, द थ्योरी दैट इज रिलेटेड विद द सन. ठीक है. ये फर्स्ट ऐसे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था और डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है दैट इज एन ओवल शेप एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस सन. इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है. एंड मोरोवर इन्होंने ये भी बताया था कि जो सोलर और लूनर इक्लिप्स है, मीन जो ग्रहण वगैरह लगते हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ राहु केतु टाइप्स. वो क्यों लगते हैं, बिकॉज ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ दैट इज फॉलिंग ऑन द मून. इसीलिए जो मीन्स इक्लिप्स है वो लगते हैं. एंड इसके अलावा इनकी जो कैलकुलेशंस थी अर्थ के रिलेटेड, दैट इज वेरी नियर. उसकी जो फिगर थी दैट इज वेरी नियर दैट फिगर विच इज एस्टिमेटेड बाय द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स. ठीक है. सेकंड जो मेन आते हैं एस्ट्रोनॉमर, दैट इज दी वहमीर. ठीक है. इनका जो बर्थ था वो हुआ था उज्जैन में. ठीक है. मध्य प्रदेश. एंड he is considered to be the one of the 9 jewels of the court of legendary ruler विक्रमादित्य. ठीक है. देन इसके अलावा इनका जो मेन वर्क जो था दैट इज द पंच सिद्धांतिका. वो किसके साथ डील करता है, 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के साथ डील करता है. जिसमें मेन क्या बताया गया है, इट टॉक्स अबाउट द सन, इट्स रोटेशन, प्लैनेट्स, ऑर्बिट्स, जो मींस इसी चीजों के बारे में इसमें मेन बताया गया है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क, he also wrote about the presence of water on Mars. जिसमें इन्होंने अपने चैप्टर 18 में बताया गया है कि मार्स पर पानी की प्रेजेंस इन्होंने बताई गई है. ठीक है. जिसमें उन्होंने मेन अपनी बुक में डिस्क्रिप्शन दी है मार्स के बारे में. एंड ही ऑल्सो रिटन इन हिज बुक दैट प्लेनेट मार्स जो है उसमें बोथ पानी भी है, उसमें आयरन भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ऑन इट्स सरफेस. जो कि इस चीज को रिवील अब नासा और इसरो ने डिस्कवर किया है. ये चीज वहामिर ने पहले ही मींस गुप्ता एज में ही डिस्कवर कर ली थी कि मार्स में पानी और आयरन जो है उसके सरफेस पर प्रेजेंट है. सो इस बात से हमें ये पता चलता है कि गुप्ता एज में जो मेन स्कॉलर्स हुए थे लाइक आर्यभट्ट हो गए, वहामिर हो गए, मींस उनका जो वर्क लेवल था वो काफी ज्यादा हाई लेवल का था. ठीक है. उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग जो पावर जो थी दैट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो ये दो मेन जो एस्ट्रोनॉमर्स मींस आते हैं दैट इज इन दी गुप्ता पीरियड. नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज दी एस्ट्रोलॉजी. सो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना. जैसे मैंने पहले बता दिया है, एस्ट्रोनॉमी जो होती है दैट इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ स्पेस. ठीक है. तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, थोड़ा सा सिमिलर ही है कि उसी स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो स्टार्स वगैरह है, मींस उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर, उनके इवेंट्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजी. सो एस्ट्रोलॉजी क्या होते हैं, द पोजीशंस, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द पोजीशंस एंड द मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स and planets and the way that some people believe they affect people and their events. मीन्स उन्हीं प्लैनेट्स और स्टार का जो इम्पैक्ट ह्यूमन की लाइफ पर, उनके करेक्टर्स पर, या उनकी किसी भी एक्टिविटी पर जो इम्पैक्ट करे, जो इफेक्ट करे, डेट इज कॉल्ड दी एस्ट्रोलॉजी. तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, उसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट आते हैं. उसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट आता है दैट इज दी वहमीर. ठीक है. वहमीर जो है उसने सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत था वो लिखा था, दैट इज जो मेन वर्क था दैट इज बृहत समिति समिता. ठीक है. बृहत संहिता जो है बेसिकली वह मीर ने लिखा है. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया किसमें, ऑन एस्ट्रोलॉजी में.
he explained the movements of the planets in the universe. ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर या जियोग्राफी के ऊपर या स्क्रप्चर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कोई शादी वगैरह होती है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस तरह के मीन्स जो बरहित समिति है वो डील करती है। देन इसके अलावा उसने एस्ट्रोलॉजी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी में आते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, सेकंड में उसने बताया है जन्मपत्री के बारे में, एंड द थर्ड जो है फलित एस्ट्रोलॉजी, दैट इज ऑल्सो द सेम, जिसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो मेन एस्ट्रोलॉजर आते हैं गुप्ता पीरियड के, दैट इज दी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है काफी इंपॉर्टेंट एंड फेमस है गुप्ता एज के। ही ऑल्सो रोट ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है, जो बेसिकली डील करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन से या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स। ठीक है, इसके साथ ज्यादा डील करता है, बिकॉज जो ब्रह्म सिद्धांत है वो मोस्टली डील करता है मैथमेटिक्स के साथ इसका ज्यादा कनेक्शन है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का जो मेन वर्क है ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, देन इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कैसे फॉरेन के इम्पैक्ट से इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो दो मेन बेसिकली आते हैं एस्ट्रोलॉजर ड्यूरिंग द गुप्ता एज, वहमीर एंड ब्रह्मगुप्त। वहमीर ने लिखा था बरहित समिति। ठीक है, जो मेन बताता है कि मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। और ब्रह्मगुप्त ने बेसिकली क्या लिखा है, ब्रह्म सिद्धांत। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा आई थिंक स्किप हो गया था लिखते लिखते। दैट इज द ब्रह्म ब्रह्म सिद्धांत, जो बेसिकली डील करते हैं मैथमेटिक के साथ, जिसमें मेन अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, लाइक इसी के साथ जो है वो डील करता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे द साइंटिफिक फील्ड, दैट इज द मेडिकल साइंस। कि गुप्ता पीरियड में कुछ ऐसे स्कॉलर्स, कुछ ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर्स रहे हैं, जो फिजिशियंस हो गए, जिन्होंने मेडिकल साइंस को मींस प्रोग्रेस के रास्ते की तरफ लेकर गए हैं ड्यूरिंग द गुप्ता एज। उसमें जो बेसिकली दो मेन फिजिशियन जो आते हैं, जो फर्स्ट है दैट इज दी वाघभट्ट। ठीक है, जिसने अष्टांग संग्रह लिखा था। ठीक है, देन सेकंड आता है धनवंतरी। दोनों के दोनों जो मेन फिजिशियन है, उन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की थी इन द मेडिकल फील्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज। अगर हम वाघभट्ट की बात करें तो उन्होंने जो लिखा था दैट इज द अष्टांग संग्रह। ये जो वर्क है, दैट इज ये जो बुक है बेसिकली मेन डील किससे करती है, आयुर्वेदिक सिस्टम से। क्योंकि दोनों के दोनों जो मेन फिजिशियन रहे हैं, भागवत और धन्वंतरी, दे कैरिड फॉरवर्ड द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक को आयुर्वेदा जो था उसे आगे प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा अपना मीन्स एफर्ट किया था। ठीक है, अगर हम धन्वंतरी की बात करें, धन्वंतरी he was also a very great scholar on medicines, and it is considered that he was one of the 9 gems in the court of Chandragupta II। ठीक है, देन नागार्जुना, जो कि अनदर मेन फिजिशियन है ड्यूरिंग द गुप्ता एज। ठीक है, उसका ये कहना है कि काफी सारे मेटल्स जो थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, these types of metals are used to cure certain diseases। मीन्स कुछ मेटल जो थे वो यूज किए जाते थे डिजीज को क्योर करने के लिए। मीन्स मेडिसिन में कुछ मेटल्स भी एड ऑन किए जाते थे। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम इतने ग्रेट स्कॉलर्स हुए, इतने ग्रेट मीन्स स्कॉलर्स इन द सेंस मीन्स इतने ग्रेट फिजिशियन हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल साइंस का जो रूप था एकदम चेंज कर दिया था।
तो जिसमें दो मेन आते हैं, दैट इज दी भागवत एंड दी सेकंड वन इज धनवंतरी। मैं आपको लिख देती हूँ, मुझे उनकी पिक्चर नहीं मिली थी। दैट इज दी धनवंतरी। ये दो मेन जो है फिजिशियन हैं जो आते हैं, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट कि जो मेन आयुर्वेदिक के जो फादर है दैट इज द चड़क। वागवट और धनवंतरी चड़क के बाद के टाइम के हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो अब है हमारा, दैट इज द मेटलरी एंड द क्वाइंस। ये लास्ट हमारा अब मेन पार्ट होगा इस पूरी वीडियो का। इसमें जो अगर हम मेटलरी की बात करें ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, दैट इज आल्सो फ्लरिश्ड एंड रिमार्केबल मेटलरी थी इनकी अलोंग विद द क्वाइंस, ठीक है। जो फेमस मेहरोली पिल्लर है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम मेन करेंगे मेहरोली पिल्लर के बारे में, विच लुक्स लाइक दिस, मीन्स कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। मेहरोली पिल्लर जो है मीन्स it stands as a silent witness to proclaim the excellent skill in working metals। जो उस समय जो कारीगर थे उन्होंने इस तरह के मेटल का यूज किया था कि इसकी मीन्स कारीगरी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो था मेन, जैसे उन्होंने चीज बनाई थी ड्यूरिंग दी गुप्ता एज, ठीक है। ये बेसिकली 24 फीट हाइट इसकी हाइट थी, ठीक है। अब तो जस्ट इसके रेलिक्स वगैरह बचे हैं। और इसका वेट जो था 6.5 टन इसका वेट था। एंड इट इज मेड सो स्किलफुली कि इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सपोजर फॉर सेंचुरीज, मीन्स काफी अब स्टिल अभी भी ये प्रेजेंट है। तो कितना टाइम हो गया इसको बने हुए, तो जो इसका मीन्स एक्सपोजर है सन के, मीन्स सन इसके ऊपर के, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ी है या रेन वगैरह हुई है, एंड पर स्टिल इसकी जो हाँ जो रस्टिंग पावर जो है इसकी, लाइक इट शोज नो रस्ट, मीन्स ये बिल्कुल भी जैसे इसको जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा। हैरानी की बात ये है क्योंकि ये जो आयरन पिलर है ये 99% आयरन से बना हुआ है, रॉट आयरन से बना हुआ है। एंड इसके काफी सारे हिस्टोरिकल मिथ्स वगैरह है कि ये बेसिकली मीन्स, अब तो ये प्रेजेंट दिल्ली में है जहाँ पर कुतुब मीनार है, पर कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये जो मेहरौली पिल्लर जो था ये दिल्ली में प्रेजेंट नहीं था स्टार्टिंग से, इसे किसी और जगह से शिफ्ट किया था, इसे किसी और जगह से ट्रांसकोलेट किया गया था। तो अगर हम मेहरौली पिल्लर की बात करें तो इसे सबसे पहले कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश के जो हिल्स थे, उदयगिरी हिल्स जो थे, वहां से इसे किंग इल्तुतमिश जो था अपनी विक्ट्री के बाद इसे दिल्ली में लेकर आया आया था। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जो अनंत पाल है उसे मीन्स लाल कोट में लेकर आया था। सो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, पर हाँ ये माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन जो है वो दिल्ली में नहीं था, ये किसी और जगह से ट्रांसकोलेट किया गया था। बट वो एग्जैक्ट जगह कहाँ से की गई थी ये अभी भी मीन्स मिस्ट्री ही मानी जाती है। तो इसकी मेन हैरानी की बात यही है कि it has not rusted in over 1600 years of exposure to the elements। इतनी ज्यादा रेन हुई, इतनी ज्यादा बारिश वगैरह हुई, बट स्टिल ये जो आयरन है आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ये बना है रॉट आयरन से। देन ये भी कहा जाता है कि इसके टॉप के ऊपर एक एम्बलम था, जैसे गरुड़ का एम्बलम था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे डिस्ट्रक्शन होती गई, सेंचुरी बाय सेंचुरीज अटैक्स होते गए थे, जिसके कारण क्या होता है इसका जो मेन पार्ट था वो मिसिंग हो गया था। बट स्टिल ये कहा जाता है कि इसमें जो एक मेन इसके टॉप पर एक एम्बलम था दैट इज दी गरुड़ा एम्बलम एम्बलम था। तो ये तो बात हुई मेहरोली पिलर की। देन नेक्स्ट जो अब हम करेंगे दैट इज द क्वाइनस सिस्टम। अगर गुप्ता एज की क्वाइनस सिस्टम की बात करें तो काफी ज्यादा मीन्स रिमार्केबल थी। उस समय जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर कॉइन्स हो गए, ब्रोंज, सारे तरह के कॉइन्स चलते थे, बट
समुद्रगुप्त के टाइम, या अगर हम बात कर ले, या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, कुमारगुप्त हो गया, उनके टाइम गोल्ड कॉइन जो थे वो ज्यादा मींस इश्यू होते थे, ज्यादा यूज होते थे। उन्हीं गोल्ड कॉइन्स को हम दिनार कहते थे। ठीक है। अ, उन्हीं गोल्ड कॉइन्स को अब कहते थे दिनार्स। ये जो कॉइन्स थे काफी ज्यादा अमाउंट में इश्यू हुए हुए थे, इसीलिए इस एज को जो है गोल्डन इरा भी कहा जाता था। ठीक है। देन गोल्ड कॉइन्स को हम दिनार्स कहते थे। मोस्टली इन कॉइन्स के ऊपर पोर्ट्रेट किया जाता था, या अगर कोई किंग रूल कर रहा है या उसे शो कर दिया, उसके हाथ में अगर कोई बो वगैरह हुआ, वो उसकी फ्रंट साइड पर मीन्स उस तरह इनग्रेव कर दिया जाता था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के टाइम, कुमारगुप्त फर्स्ट जो है, उसके टाइम क्या होता था कि जैसे वो दोनों मीन्स ऐसे कॉइन्स को ऊपर शो किए जाते कि वो एक मीन्स थ्रोन पर बैठे हैं और वीणा जो है वो बजा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त जो था, मीन्स उसके टाइम जो थे, मीन्स बेसिकली 8 टाइप ऑफ कॉइन्स जो थे वो यूज किए जाते थे, ओनली गोल्ड कॉइन्स। इसी के कारण क्या था, इनका जो मेन इकोनॉमिक सिस्टम जो था गुप्ता ए का, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो समुद्रगुप्त के टाइम बेसिकली 8 मेन टाइप्स ऑफ कॉइन्स जो थे वो यूज किए जाते थे। मैं आपको उनका नेम बता देती हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कि अगर आपको इसकी वीडियो में चाहिए तो मैं वो आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। तो जो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के स्टूडेंट है वो जस्ट इसके नेम और जस्ट इसकी इंपॉर्टेंस लर्न कर लिए, उनके लिए वो काफी होगा। तो अगर मैं बात करूं इनके जो मेन क्वाइंस थे समुद्रगुप्त के टाइम, जैसे स्टैंडर्ड टाइप हो गया, आर्क टाइप हो गया, बैटल एक्स टाइप क्वाइंस हो गए, लिचवी क्वाइंस हो गए, कच क्वाइंस हो गए, टाइगर स्लेयर हो गया, लिरिस्ट हो गया, अश्वमेध टाइप्स। ये बेसिकली क्या था, इसमें जैसे कुछ किंग्स को शो कर दिया, अगर वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह कुछ करते करते थे, उन्हें उस मीन्स कॉइन्स के ऊपर इनग्रेव कर दिया जाता था। मीन्स अगर कोई टाइगर के साथ लड़ाई कर रहा है तो उसे उस चीज के अकॉर्डिंग मीन्स इनग्रेव कर दिया जाता था। तो इस तरह के जो कॉइन्स थे वो यूज किए जाते थे और इशू किए जाते थे ड्यूरिंग द समुद्रगुप्त। 8 टाइप्स ऑफ कॉइन्स थे। अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो बेसिकली उसके टाइम भी 8 टाइप्स ऑफ कॉइन जो थे वो यूज किए जाते थे। जैसे उसके टाइम उसने यूज किए थे आर्च टाइप, काउच टाइप हो गया, छतर टाइप हो गया, लॉयन स्लेयर टाइप हो गया, हॉर्समैन हो गया, स्टैंडर्ड टाइप हो गया, विक्रम हो गया, कलसा टाइप। मींस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन जो थे चंद्रगुप्त सेकंड ने भी इशू किए थे। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये तो था बेसिकली मेन क्वाइनस सिस्टम। जो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जस्ट इतना जानना जरूरी है कि जो मेन क्वाइंस जो थे उनके मेन फीचर्स क्या थे, उनके ऊपर क्या इनग्रेव किया जाता था। ठीक है। और जो गोल्ड क्वाइंस थे वो किस किंग के अकॉर्डिंग, मींस किस किंग ने ज्यादा इशू किए थे। सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, समुद्रगुप्त जो था उसके टाइम से काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स आने और शुरू हो गए थे। समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड हो गया और कुमारगुप्त हो गया। ठीक है। ये तो था बेसिकली मेटलरी एंड द क्वाइनस सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। So this is the end of my video. Thank you for watching my video. आई होप मेरी जो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही हो, आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज नेवर स्टॉप लर्निंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी पर इसका एक अलग पार्ट जो है वो बनाऊं रिलेटेड विद क्वाइनस सिस्टम जो है गुप्ता एज के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या वो वीडियो चाहिए। इफ यू वांट देन मैं वो वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।